नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आप सभी को विदित है कि 6 अक्टूबर को आरईसीटी मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है और इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी काफ़ी सारे मॉडल पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आई होप आप सभी को वो क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे। आज इस सेशन के अंदर हम 6 अक्टूबर के लिए मॉडल पेपर 7 के समक्ष आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पेश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले प्रथम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। स्क्रीन के समक्ष है पहला क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है। यहाँ पे भाई एक्सेल के है ना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और ये क्वेश्चंस वो हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो वर्कबुक के अंदर वर्कशीट भी होती है और चार्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी को हमें करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वर्कबुक केवल नहीं होती है, वर्कशीट नहीं होती, चार्ट होते तो हैं, लेकिन इनमें दोनों विकल्प दे रखा है। तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन विकल्प कौन सा हो जाता है भाई? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाता है, वर्कशीट और चार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है और क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है वर्कशीट में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन क्या कहलाता है। भाई जो आपकी एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, इस वर्कशीट के अंदर कुछ डेटा आपके समक्ष दे रखा है, तो इन डेटा को अगर वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करना है, भैया ना वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करना है तो हमें क्या करना पड़ता है भाई? शॉर्टिंग करना पड़ता है। शॉर्टिंग दो तरह की होती है, एक तो भाई क्या होता है, एक तो होती है असेंडिंग। क्या होती है भाई? असेंडिंग होती है। और एक कौन सी होती है भाई? डिसेंडिंग होती है ना। एक तो कौन सी होती है? असेंडिंग होती है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है भाई? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। और असेंडिंग का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे आरोही क्रम। यानी आरोही या अवरोही क्रम में किसी डेटा को आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सॉर्टिंग विकल्प का उपयोग करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ये एक्सेल का कह सकते हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन कहेंगे? इसको हम टॉप मोस्ट क्वेश्चन कहेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर ये कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के समक्ष है। आपको अगर इन क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे, आप कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप जैसे क्वेश्चंस देख रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, हो सकता है पहली बार आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ गलतियां देखने को मिले आप जो आंसर देंगे उसमें, लेकिन धीरे धीरे इतनी आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जैसे एग्जाम के नज़दीक आओगे तो आपको बहुत ही शानदार यहाँ पे फायदा मिलेगा। प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाती हैं? अच्छा क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे इसको भी मोस्ट क्वेश्चंस के अंदर रखूंगा क्योंकि एग्जाम में ये कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ से आपको पूछा गया है कि भाई जो आपका चार्ट का जो आपका एरिया होता है, इस एरिया के अंदर जो पीछे वाली जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, जिसके आगे तो चार्ट होता है इस तरह से, है ना, लेकिन जो पीछे ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना हॉरिजेंटल लाइन, इनको आप क्या कहेंगे? ये क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा? ग्रिड लाइन हो जाएगा। यानी जिसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के ऊपर ध्यान जा रहा है उन सभी का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार ऑलरेडी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चंस नंबर 4 आपकी स्क्रीन के समक्ष है कि एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा फंक्शंस किसी रेंज के भीतर दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। अच्छा क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैंने एमएस एक्सेल से लिए हैं। यानी आपको पूछा गया है कि कोई सेल की रेंज होती है, इसमें जो कोई विशेष शर्त को पूरा करने के वाली सेल्स की संख्या की गणना करने की बात हो रही है तो यहाँ पे काउंट इफ ऑप्शंस का उपयोग किया जाएगा। यानी कौन सा आप फॉर्मूला यूज करेंगे? काउंट इफ फॉर्मूला यूज करके
आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट इफ हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% की बात हो रखी है। जब 100% तक की वैल्यू के प्रतिशत को दर्शाने की बात हो जाती है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली पाई चार्ट को करेंगे। आप सभी को पहले से विदित है कि पाई चार्ट कैसा होता है, गोल आकार में इस तरह का होता है ना भाई। पाई चार्ट आप सभी को पहले से पता है कि कैसा होता है, ऐसे गोलाई में होता है। और इस गोलाई के अंदर भाई क्या होता है कि भाई किसकी वैल्यू कितनी है, किसकी वैल्यू, जैसे किसी की मान के चलो यहाँ पे 15% है, किसी की मान के चलो यहाँ पे जैसे 15 है, किसी की मान के चलो यहाँ पे ये जैसे कि आपकी कितने भाई 35 है और किसी की 50 है। तो ये 100% तक मूल्य को दर्शा रहा है ना। तो यही वाला तो कौन सा चार्ट होता है आपका भाई, पाई चार्ट होता है ना। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर बी पे जो विकल्प दे रखा है। चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे एक बार उपस्थित होती हैं जिसे क्या कहा जाता है भाई। जो आपका जो डेस्कटॉप होता है ना भाई, सीधी सी बात, आपका जो डेस्कटॉप होता है, इस डेस्कटॉप के यहाँ पे सबसे नीचे वाली बार होती है ना, जहाँ पे स्टार्ट बटन वगैरह मौजूद होता है। तो ये वाली जो बार होती है ना, ये बार क्या कहलाती है भाई, आप सभी को ध्यान रखना है। इसको क्या बोलेंगे, सभी को ध्यान रखना है। इसको बोलेंगे आप कौन सी बार भाई, टास्क बार बोलेंगे। कौन सी बार बोलेंगे इसको आप, टास्क बार के रूप में जान सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, टास्क बार हो जाता है। चलिए आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया तो आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन सा वेब ब्राउजर लाया गया। भाई आप सभी को ध्यान रखना है कि पहले से तो आपको ध्यान रखना है कि उस वेब ब्राउजर का नाम क्या था भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर था। और इंटरनेट एक्सप्लोरर को इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल के, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल के विंडोज 10 के अंदर भाई, किसके अंदर की बात हो रही है, विंडोज 10 के अंदर की बात हो रही है ना। तो विंडोज 10 के अंदर उसका नाम क्या रखा गया, तो आप बोल देना भाई माइक्रोसॉफ्ट एज। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एज रखा गया है। कौन सा रखा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज रखा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प हो जाता है। यानी आप सभी को ध्यान रखना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम विंडोज 7 में तो सेम टू सेम ही है, लेकिन 8 और उसके बाद जो 10, 11 जो भी चल रहे हैं, तो 10 और 11 के अंदर उसका नाम बदल के क्या रखा गया, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज ही इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन के समक्ष है। विंडोज 10 में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जब भी आपको याद रखना है, अगर कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन ऑटो सॉल्व करता है, तो उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है मैथ इनपुट पैनल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला जो विकल्प है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मैथमेटिकल से मैथ इनपुट पैनल सेम टू सेम मिलान खा रहा है। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। और आज अच्छे से किसी को समझाना है तो भाई कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज 10 होता है, विंडोज 10 में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो भी आती है वो मैथ इनपुट पैनल के द्वारा सॉल्व की जा सकती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स को और फोल्डर को टेम्पररी स्टोर करता है। यानी आप अपने कंप्यूटर से जो भी फाइल डिलीट करेंगे, क्या करेंगे भाई, जो भी फाइल आप अगर डिलीट करते हैं तो जो डिलीट की हुई फाइल्स होती हैं वो डिलीट की हुई फाइल अस्थायी रूप से कहाँ पे सेव रहती है, रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है भाई, रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प हो जाता है। और अगर आप कंप्यूटर से किसी फाइल को परमानेंटली हटाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की होती है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष हैं। आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप
ऐसे कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बेहतरीन और बुक से एकदम सटीक ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं और ये वे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के अंदर एवरी टाइम पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबक ही पहुंच जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन से विंडोज़ में प्रारंभिक बटन यानी हिंदी में दे रखा है, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। किसकी बात हो रही है भाई? स्टार्ट बटन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यानी ये कहना चाह रहा है कि कौन से जो विंडोज़ के अंदर स्टार्ट बटन आपकी टास्क बार यानी प्रारंभिक में नहीं था। तो आपको याद रखना है कि विंडोज़ 8 है ना, आप सभी को ध्यान रखना है। विंडोज़ 8 के अंदर क्या भाई नहीं था? जो प्रारंभिक बिंदु होता है यानी टास्क बार होती है, टास्क बार के ऊपर स्टार्ट बटन मौजूद नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो आपको ध्यान रखना है विंडोज़ 8 के अंदर, है ना। विंडोज़ 8 या 8 पॉइंट के अंदर स्टार्ट बटन मौजूद नहीं है प्रारंभ में, और बाकी विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11 ये सभी है ना, इन सभी के अंदर आपके प्रारंभिक बटन होता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिए भाई, नहीं है पूछा है। कोई कभार क्या होता है कि है और नहीं है में स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देके वो सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो आपको पहले तो यहाँ से पकड़ना है कि नहीं है पूछा है या फिर है पूछा है। नहीं है पूछा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे उसकी, GUI की बात हो रही है। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI के ऊपर आधारित नहीं है? तो आपको याद रखना है विंडोज़ 8 तो होता है भाई, सीधी सी बात है। मैक OS भी होता है, लिनक्स भी होता है। तो ये यूनिक्स लिखा हुआ है ना, ये नहीं होता है, क्योंकि यूनिक्स किसके ऊपर आधारित है? यूनिक्स तो भाई आपका होता है CUI के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर? CUI के ऊपर आधारित है, यानी कमांड यूजर इंटरफेस के ऊपर डिपेंड रहता है। बाकी तीनों ऊपर वाले GUI है और नीचे वाला CUI है। इसका मतलब यही तो पूछा कौन सा नहीं है GUI, तो यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है भाई? आप कह सकते हैं एक समय में एक से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता, है ना। एक से ज़्यादा कार्य एक साथ करना, है ना। एक से ज़्यादा कार्य, है ना। एक से ज़्यादा कार्य एक साथ करना भाई, एक से ज़्यादा कार्य एक साथ करना, ठीक है। एक से ज़्यादा कार्य एक साथ करना, यानी ये भाई किस में नहीं होता है? ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए जो MS-DOS लिखा हुआ है ना भाई, MS-DOS कौन सा लिखा हुआ है? MS-DOS होता है। इस MS-DOS के अंदर ये आपकी सुविधा नहीं होती है, यानी एक साथ एक से ज़्यादा कार्य करने की क्षमता इसमें नहीं होती है। अगर दूसरा कार्य करना तो पहला कार्य बंद करना पड़ेगा, उसके बाद में दूसरा कार्य लोड होगा। तो इसका मतलब एक समय में एक से ज़्यादा कार्य करना इसमें संभव नहीं है, यानी मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा इनमें से? MS-DOS हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? MS-DOS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प है ना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार नहीं है। हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब क्या होता है भाई? आप सभी को ध्यान देना है। हैंड हेल्ड डिवाइस के अंदर आपको ध्यान रखना है ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइस जो आप अपनी हथेली में आसानी से रख के यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका कौन सा हो जाता है? जैसे आपका मोबाइल हुआ, जैसे आपका कौन सा होता है? जैसे आपका टैबलेट हुआ, ठीक है। जैसे आपका फैबलेट, यानी टैबलेट, फैबलेट और ये जो मोबाइल है ना, ये आपके तीनों जो डिवाइस है ना, ये तीनों के तीनों जो डिवाइस है आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे मोबाइल होता है, जैसे टैबलेट होता है, जैसे फैबलेट होता है, ये तीनों के तीनों है ना, ये आपके कौन से हैं भाई? हैंड हेल्ड डिवाइस है। तो कौन सा नहीं होगा? इसमें से जो लैपटॉप दे रखा है ना, ये लैपटॉप आप हाथ में पकड़ तो सकते हैं लेकिन यूज़ तो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए आप अपने जांघ या टेबल के ऊपर रख के इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आसानी से उपयोग में लिए जा सकते हैं, इसलिए आप तीनों को याद रखना। एक तो होता है आपका कौन सा? मोबाइल, एक आपका कौन सा होता है? टैबलेट, और एक आपका कौन सा होता है? फैबलेट।
तो ये तीनों है ना, ये तो हैंड हेल्ड की श्रेणी में आता है, लेकिन लैपटॉप नहीं आता है। ठीक है, फीचर्स फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे भाई, हैंड हेल्ड। लैपटॉप इसमें नहीं आता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भाई सभी प्रकार के जो मोबाइल है उन सभी को चलाने के लिए उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को पता है, जैसे कि आपके गूगल के द्वारा विकसित किया गया एंड्रॉइड तो होता है। iOS, अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? iOS। इसके अलावा विंडोज़ फ़ोन जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? मोबाइल का। यानी आपका ए, बी और डी ये तीनों तो किसके होते हैं भाई? मोबाइल के होते हैं। लेकिन जो लिनक्स दे रखा है ना, ये लिनक्स किसका होता है? ये कंप्यूटर का होता है। किसका होता है? कंप्यूटर का होता है। तो यहाँ पे मोबाइल का नहीं पूछा है ना, कौन सा मोबाइल का नहीं है, तो लिनक्स यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि लिनक्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। जबकि एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ फ़ोन ये तीनों किसके अंदर आ जाएंगे? आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आ जाते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? इजी सा सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप सभी को याद रखना, एक मोबाइल से अगर हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी स्टार्ट की जाती है तो दूसरे मोबाइल में आप वाईफाई को ऑन करते हैं ना, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना, इसका पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी होता है ना, वायरलेस फिडिलिटी होता है। किसका पूरा नाम? आपके वाईफाई का पूरा नाम। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स पूछा है ना, ओपन सोर्स पूछा है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? वो सभी के लिए निःशुल्क होता है ना, सभी के लिए निःशुल्क, सभी के लिए निःशुल्क है ना, ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए निःशुल्क होता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा भाई? कौन सा हो जाएगा? आपका जो एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड ये निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आता है। विंडोज़, iOS ये सारे के सारे ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। एंड्रॉयड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, जीपीएस का पूरा नाम बताइए भाई। जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो जीपीएस का पूरा नाम हो जाएगा भाई आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा, है ना। किसी भी मोबाइल डिवाइस की अथवा किसी अन्य डिवाइस की लोकेशन को ट्रैक करना है तो लोकेशन को ट्रैक करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? जीपीएस का उपयोग करते हैं। किसका? जीपीएस। ये किसी डिवाइस की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए काम में ली जा सकती है। इस प्रणाली का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? भाई आप सभी को ध्यान रखना है, जो आधार कार्ड होता है ये आधार कार्ड भारत सरकार के द्वारा जो संस्था है, कौन सी? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। यानी इसका करेक्ट आंसर ये डबल ए आ गया गलती से, UIDAI होता है, डबल ए नहीं आता है। मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना ये राइट होगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। इस आधार कार्ड के अंदर आप सभी को ध्यान है कितने अंक होते हैं भाई? 12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। ये भी आप लोग अवश्य याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पेन का पूरा नाम बताना है ना। यहाँ पे पेन एक तो होता है नेटवर्क और एक होता आयकर के संदर्भ में। तो यहाँ पे आयकर वाला पेन है ना, उसका पूछा गया, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या हो जाएगा? परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर आपको नेटवर्क का पूछता, किसका पूछता आपको? नेटवर्क के संदर्भ में आपको अगर किसका पूरा नाम पूछता भाई? पेन का पूरा नाम पूछता, तो यहाँ पे क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा भाई? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाता? पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता। अगर किसके संदर्भ में पूछता आपको भाई? नेटवर्क के संदर्भ में पूछता, तो यहाँ पे पेन का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। आयकर विभाग के संदर्भ में पूछे तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस अवसर पर, निम्न में से को किस अवसर पे बात हो रही है? निम्न में से किस अवसर पर
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है ना, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। तो सीधी सी बात है 25 जनवरी को आपको ध्यान रखना मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में इसको यहाँ पे शुरुआत की गई। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है, यानी पीएनआर की बात हो रखी है। तो पीएनआर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, भाई ध्यान दीजिएगा है ना, क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है ना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। किसका पूरा नाम है ना, यहाँ पे किसका हो जाएगा भाई, यहाँ पे पीएनआर का। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए ना, अपने जो ट्रेन टिकट होता है उसकी स्थिति ट्रैक करना चाहते हो तो पीएनआर से की जा सकती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एसएसओ का उद्देश्य क्या होता है। भाई एसएसओ आप सभी को ध्यान रखना है, एसएसओ का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन होता है। क्या होता है, सिंगल साइन ऑन होता है, सिंगल साइन ऑन होता है, सिंगल साइन ऑन। इसके द्वारा सहायता डेस्क लागत को कम करना, राइट है। ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता, ये भी राइट है। इसके अलावा उत्पादकता को बढ़ाता, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ से उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ई गवर्नेंस है ना, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है भाई, जो ऑनलाइन माध्यम से जो गवर्नमेंट जो भी योजना जो लाभ पहुंचाता है वो अगर ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, ई गवर्नेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ई गवर्नेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई जैसे सवाल है जहाँ पे ई बात हो रही है ना, ई कॉमर्स में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो ई गवर्नेंस में भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, गलत युग्मक की पहचान कीजिए। भाई गलत युग्मक कौन सा है इनमें से ना, गलती इसमें कहाँ पे दे रखी है, पकड़ना, आपको गलती का आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या गलत युग्मों की पहचान करनी है। चलिए, राज ई साइन, तो कस्टमाइज क्यूआर फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है, ये वाला तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, गलत युग्म ये नहीं है। बी वाला देखते, राज सेवा द्वार, राज सेवा द्वार सरकार द्वारा शेयर किया हुआ या सरकार द्वारा शेयर किया गया जी, देखो भाई GIS, ये गलती पकड़ में आ गई, क्योंकि राजधरा पूछा जाता है ना, अगर राजधरा तो राजधरा जरूर GIS हो जाता, यहाँ पे राज सेवा द्वार नहीं है। राज AEM का देख लेते हैं, एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म, तो राज AEM ये तो सही है। और रास है ना, GPS मॉनिटरिंग बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, तो ये भी सही है। तो गलती कहाँ पे की है इन्होंने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि राजधरा होता है, राज सेवा द्वार नहीं होता है, क्योंकि ये राज सेवा द्वार तो राजस्थान का एक नेटवर्क होता है जो अलग अलग कनेक्टिविटी को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन बी है ना, ये इसका राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम बताना, SAAS, यानी राजमेघ, यानी राजमेघ क्या है, राजस्थान क्लाउड है। राजमेघ क्या है, तो राजस्थान क्लाउड का उदाहरण है, राजस्थान क्लाउड का उदाहरण है। ठीक है, इसके संदर्भ में आपको क्या पूछा है, सास का पूरा नाम, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प है ना, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं है, कौन सा चरण नहीं है। रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, अलोकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस तो होता है ना, कौन सा नहीं होता, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता, ये गलत विकल्प है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प है। ऑप्शन सी पे जो लिखा हुआ है स्क्रूटिनाइजेशन। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस देख सकते हैं कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताना है। डीबीटी का पूरा नाम भाई क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। सरकारी का जो सेवाओं का जो लाभ होता है वो सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसी को डीबीटी कहा जाता है। तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर माना जाएगा।
सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो बनाए जाएंगे उन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सितंबर 2019 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर जो आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत है ना, जो लागू करने की डेट कौन से हो जाएगी? 1 सितंबर 2019 को हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ई कॉमर्स का एक प्रकार नहीं है, कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? B2C होता है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, G2C ये तो ई गवर्नेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस हो जाएगा, ई गवर्नेंस हो जाएगा। ठीक है, ई गवर्नेंस हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? कौन सा राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है पूछा है ना, तो किसका पूछा? ई कॉमर्स का पूछा है भाई, ई कॉमर्स का पूछा है तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राज ई बाजार हो जाएगा। शॉर्ट में लिखा हुआ ई बाजार, पूरा नाम पूछे तो क्या हो जाएगा भाई? पूरा नाम पूछे तो राज ई बाजार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज ई बाजार हो जाएगा, राज ई बाजार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? देखिए ट्विटर नहीं भाई, ये तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम है। फ्लिपकार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फ्लिपकार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। MWC यानी मॉक का पूरा नाम बताना है भाई। किसका पूरा नाम बताना है? मॉक का पूरा नाम बताना है। तो मॉक का पूरा नाम क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके एग्जाम के लिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलना चाहूँगा। तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होता है। क्या होता है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। जॉब सर्च की तलाश करना यानी जॉब की तलाश करना चाहते, जॉब को सर्च करना चाहते, कौन सी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं? naukri.com का कर सकते हैं, है ना। किसका करेंगे? naukri.com का करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी होती है भाई? कौन कौन सी होती है? ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सी होती है जॉब सर्च वेबसाइट? जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कौन सा होता है भाई? जॉब अलर्ट। कौन सा होता है? जॉब अलर्ट, ये भी जॉब सर्चिंग वेबसाइट है। और कौन सा होता है? monster.com। कौन सा? monster.com। और कौन सा होता है? timesjobs.com। तो भाई राइट आंसर यहाँ से naukri.com जरूर है, लेकिन इसके अलावा ये तीनों भी क्या हैं? जॉब सर्चिंग वेबसाइट हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड समाधान तो राज ई वॉल्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राज ई वॉल्ट, है ना। चलिए, और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी को 35 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको बेहतरीन लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है गूगल ड्राइव होता है, बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये भी होता है, और ड्रॉप बॉक्स ये भी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाता है ना, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। इस 35 में से आपने कितना स्कोर यहाँ पे आपने अचीव किया है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा अवश्य बताना। आप सभी से यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम तक इस चैनल के साथ में अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, और 90 से ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी हम ले लेंगे अगर आप चैनल के माध्यम से रेगुलर वे से पढ़ते हैं। चलिए, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अच्छी बात है, आप इसी तरह से इस चैनल के साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहना। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।